प्यारे विद्यार्थियों, नव वर्ष 2021 में आप सभी का स्वागत है। और आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और खूब आगे उन्नति करें। हम प्रथम प्रश्न पत्र में सवालों का अध्ययन करने जा रहे हैं और उसमें अपने अंतिम जो सवाल पॉलीसाइफोनिया का स्टडी कर रहे हैं। तो इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने रोडोफाइटा वर्ग के अभिलाक्षणिक गुण और पॉलीसाइफोनिया का जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था और उसके लाइफ साइकिल का स्टडी किया था। अब आज अपन फोकस करेंगे पॉलीसाइफोनिया में फर्टिलाइजेशन के बाद में जो चेंजेस आते हैं, इसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस कहते हैं। निषेचन उपरांत होने वाले परिवर्तन, उसका डायग्रामेटिकली अपन स्टडी करेंगे। और ये आपके एग्ज़ाम के पार्ट सी में क्वेश्चन आता है कि पॉलीसाइफोनिया में निषेचन उपरांत होने वाले परिवर्तनों का सचित्र वर्णन कीजिए। डेस्क्राइब द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन पॉलीसाइफोनिया विद डायग्राम्स। तो ये प्रश्न आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और थोड़ी सी यहाँ पे कॉम्प्लिकेसी है, यानी काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के बाद में ये चेंजेज आते हैं। कुछ हम आपको उसका लाइफ साइकिल की बातें रिवाइज करना चाहेंगे। पॉलीसाइफोनिया रोडोफाइटा वर्ग का एल्गा है और इसका जो लाइफ साइकिल है वो ट्राइजेनरिक डिप्लोबायोटिक होता है। अर्थात पॉलीसाइफोनिया के जीवन चक्र में तीन आकारिकी रूप से, जाइगोट के अलावा आकारिकी रूप से तीन अलग अलग फेजेस या मॉर्फोलॉजिकली थ्री डिस्टिंक्ट प्लांट जो है वो पाए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट जो फेज होती है या फर्स्ट प्लांट है वो एसेक्सुअल टेट्रास्पोरोफाइट होता है। एसेक्सुअल टेट्रास्पोरोफिटिक फेज जो कि डिप्लॉयड होता है, जिसमें मियोसिस के द्वारा टेट्रास्पोर का निर्माण होता है। यहाँ पे मियोसिस होता है टेट्रास्पोरोफिटिक फेज में ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ टेट्रास्पोर, तो वहाँ पे मियोसिस होता है। इसके बाद में ये जो टेट्रास्पोर बनेंगे, इन टेट्रास्पोर के बाद में नेक्स्ट जो जनरेशन बनती है, डेवलप होती है, वो गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है। चूँकि पॉलीसाइफोनिया की मोस्ट ऑफ स्पीसीज है वो डायोसिस नेचर की होती है, अर्थात उनका मेल गैमेटोफाइट का प्लांट और फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट है वो अलग अलग पाए जाते हैं। तो एक टेट्रास्पोरेंजियम चतुष्क बीजाणुधानी में मियोसिस के द्वारा बनने वाले चार टेट्रास्पोर में से दो टेट्रास्पोर मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं, जबकि दो टेट्रास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। तो गैमेटोफिटिक जनरेशन के बाद में जैसे गैमेटोफाइट डेवलप हो जाते हैं, इसके बाद में मेल गैमेटोफाइट जो होता है उसकी फर्टाइल ट्राइकोब्लास्ट पे स्पर्मेटेंजियल ब्रांचेस डेवलप होती है, उसको स्पर्मेटेंजियल ब्रांच कहते हैं। इसी प्रकार फीमेल प्लांट की जो फर्टाइल ट्राइकोब्लास्ट है वहाँ पे कार्पोगोनियल ब्रांच डेवलप होती है। स्पर्मेटेंजियल ब्रांच के एक्सेस में स्टॉक से लगी हुई स्पर्मेटेंजिया डेवलप होती है, स्पर्मेटेंजिया, जिसमें माइटोसिस के द्वारा स्पर्मेशिया का निर्माण होता है। इसी प्रकार से कार्पोगोनियल जो ब्रांच होता है, उस कार्पोगोनियल फिलामेंट ब्रांच है, वहाँ पे कार्पोगोनियम और उससे जुड़ी हुई एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर जिसे ट्राइकोगाइन कहते हैं, उसका डेवलपमेंट होता है। तो कार्पोगोनियम विद ट्राइकोगाइन और उसके साथ में एक कार्पोगोनियम के बेस में एक सपोर्टिंग सेल पाया जाता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक सहायक कोशिका होती है और उसके बाद में जो अपन आगे और देखेंगे कि उसमें बेसल और लेटरल इनिशियल्स भी पाई जाती है, सेल्स भी पाई जाती है, जो आगे डिवाइड होकर के नई स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो फर्टाइल फिलामेंट है या ब्रांच है, तो उसकी अगर अपन सेल की बात करते हैं तो उसमें एक तो सेंट्रल साइफन सेल होते हैं और दूसरे साइड में पेरीसेंट्रल साइफन सेल्स, पेरीसेंट्रल्स और सेंट्रल साइफन। तो उसमें स्पर्मेटेंजिया के डेवलपमेंट के लिए, स्पर्मेशिया के डेवलपमेंट के लिए पेरीसेंट्रल जो साइफन होते हैं उनकी सेल्स है वो डिवाइड होती है, जिससे कि स्पर्मेशियल मदर सेल और उससे एक स्पर्मेशियल मदर सेल से जुड़े हुए दो स्पर्मेशिया साथ साथ पाए जाते हैं। और बीच में क्या है, सेंट्रल साइफन है। उस सेंट्रल साइफन के दोनों साइड में है, दोनों साइड में पेरीसेंट्रल सेल्स है, जिसके डिवीजन से
स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स और स्पर्मेशिया का डेवलपमेंट होता है और ये होल स्ट्रक्चर स्पर्मेशियम कहलाती है। तो उसके बाद में इसमें से विदाउट फ्लैजिला, क्योंकि अपन जानते हैं कि पॉलीसाइफोनिया में फ्लैजिलेटेड सेल्स एब्सेंट होती है, तो ये सेल्स स्पर्मेशिया कहलाती हैं जो मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करती है। तो उस स्पर्मेटेंजिया में अनेकों संख्या में स्पर्मेशिया का डेवलपमेंट होता है। फीमेल जो प्लांट है उस फीमेल प्लांट पे जो कार्पोगोनियम है, उस कार्पोगोनियम जिससे लगी हुई ट्राइकोगाइन है, और कार्पोगोनियम जो है उस कार्पोगोनियम में एक आपका एग न्यूक्लियस है और उससे जुड़ी हुई एक बेस में सपोर्टिंग सेल है। तो जो ट्राइकोगाइन है उस ट्राइकोगाइन है वो स्पर्मेशिया जो वाटर में मूव करते हुए क्योंकि ये पास पास ही ये प्लांट पाए जाते हैं, काफ़ी नज़दीक पाए जाते हैं, तो स्पर्मेशिया वाटर से मूव करने के बाद में ट्राइकोगाइन के द्वारा रिसीव किए जाते हैं और उसके बाद में ट्राइकोगाइन की जो वाल है वो स्पर्मेशियल वॉल से रप्चर होने के बाद में उसका कनेक्शन स्थापित होता है और इस प्रकार से स्पर्मेशियम का न्यूक्लियस है वो आपके कार्पोगोनियम के अंदर प्रवेश करता है और एग सेल से फर्टिलाइज यानी ओवम जो है उससे फर्टिलाइज फीमेल न्यूक्लियस से फर्टिलाइजेशन के पश्चात उनका यूनियन होता है और जाइगोट का निर्माण हो जाता है। तो ये तो जाइगोट कैसे बनता है और उससे पहले की आपको स्टेज बता दी। अब एक बार मैं पूरा लाइफ साइकिल शॉर्ट में और आगे का बता देता हूँ। जैसे ही जाइगोट बन जाता है, जाइगोट बनने के बाद देखिए ये जाइगोट जो बने हैं ये फीमेल प्लांट पे बने हैं, तो मेल प्लांट का काम तो हो गया कंप्लीट। अब जो फीमेल प्लांट है उस फीमेल प्लांट पे अनेकों ट्राइकोब्लास्ट है, ऐसा नहीं कि एक ही आपके एग बना है, जाइगोट बना है, जितने भी कार्पोगोनिया होती है इतने एक साथ में इसमें जाइगोट बनते हैं। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो जाइगोट है यहाँ पे मियोसिस नहीं होगा, क्योंकि मियोसिस टेट्रास्पोर के बनते वक्त एक बार हो चुका है। यहाँ पे जाइगोट जो है वो माइटोटिकली डिवाइड करता है और उसके आसपास की जो सेल्स है वो कॉम्प्लिकेसी अपन को समझेंगे कौन कौन से सेल्स है और कैसे बनता है। वो सारा जो फिलामेंट है ये अभी फीमेल प्लांट पे हो रहा है, तो जो डिप्लॉइड जाइगोट है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में जाता है, जिसके द्वारा अनेकों स्टेराइल और फर्टाइल सेल्स मिलकर के एक घड़े नुमा संरचना, एक ऑर्न शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण करते हैं, जिसका डिस्टल एंड होता है जहाँ पे एक ओपनिंग होती है, इसे ऑस्टियोल कहते हैं। और ये ऑर्न शेप्ड स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं सिस्टोकार्प, जो कि फीमेल प्लांट की ब्रांच पे एक स्टॉक से लगी हुई संरचना है। और इसके अंदर जो फाइनली जो इसमें स्पोर बनेंगे वो भी डिप्लॉइड स्पोर बनते हैं, जिसे कहते हैं कार्पोस्पोर्स, कार्पो बीजाणु कहते हैं। और ये पूरी जो संरचना है वो सिस्टोकार्प कहलाती है और उसका दूसरा नाम कार्पोस्पोरोफाइट है। ये भी डिप्लॉइड प्लांट है, ये थर्ड प्लांट है पॉलीसाइफोनिया का, लेकिन ये फीमेल प्लांट के ऊपर पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। और उसमें से जैसे कार्पोस्पोर बनेंगे ये पूरा और सिस्टोकार्प नष्ट हो जाता है, कार्पोस्पोर्स पानी में लिबरेट हो जाते हैं और पानी में स्विम करने के बाद जहाँ भी उनको आधार मिलता है सबस्ट्रेटम, वहाँ पे ये जर्मिनेशन होता है और उसके बाद एक यंग फिलामेंट बनता है, राइजोइडल सेल डेवलप होती है और उसके बाद में ये फिर आगे डाइकोटोमसली ट्राइकोटोमसली ब्रांचिंग करके नया प्लांट बनेगा। अब जो नया जो प्लांट बन रहा है वो उसका वापस फर्स्ट प्लांट है जो कि एसेक्सुअल टेट्रास्पोरोफाइट है, जो डिप्लॉइड है। तो यहाँ पे ये पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखिए कि पॉलीसाइफोनिया में जाइगोट के अलावा 3 डिस्टिंक्ट जो फेजेस है वो आपको दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पे जो टेट्रास्पोरोफाइट है वो मॉर्फोलॉजिकली गैमेटोफाइट जो है यानी मेल और फीमेल गैमेटोफाइट के समतुल्य होता है। तो लेकिन कार्पोस्पोरोफाइट है वो डिफरेंट टाइप का है जो सिस्टोकार्प के रूप में है। तो ये आपको हमने कुछ पहले उसका शॉर्ट में पूरा लाइफ साइकिल बताया है। जीवन चक्र जो है वो हमने आपको बता ही दिया था कि ये आपका ट्राइफेजिक और ये कहलाता है ट्राइफेजिक और डिप्लोबायोटिक। ट्राइफेजिक का मतलब 3 फेजेस के बारे में आपको बता दिया और डिप्लोबायोटिक का मतलब इसके अंदर लाइफ साइकिल में 2 डिप्लॉइड फेज है। कौन कौन सी है? एक टेट्रास्पोरोफिटिक फेज जो डिप्लॉइड है और दूसरा कार्पोस्पोरोफिटिक फेज, ये दोनों डिप्लॉइड है और उसमें हैप्लॉइड फेज आपकी है गैमेटोफिटिक फेज। तो ये इसके बारे में लाइफ साइकिल और ऑल्टरनेशन जनरेशन के बारे में आपको बता दिया है। इसको आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन के द्वारा भी अपन समझेंगे। अब देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में क्या होता है। अभी अपने पास में जो फीमेल प्लांट है उसकी फर्टाइल जो ब्रांच है जहाँ कार्पोगोनियम है, कार्पोगोनियम जिस पे ट्राइकोगाइन लगी हुई है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, जाइगोट बन चुका है।
अब उस स्टेज में यहाँ पे क्या क्या, ये बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। तो देखिए ये हमारे फर्टाइल साइटोप्लास्ट जो है, यानी कि कार्पोगोनियल ब्रांच की बात कर रहे हैं, ये उसके फिलामेंट है। तो ये कार्पोगोनियम है, ये कार्पोगोनियम है, इसके अंदर ये आपका एग न्यूक्लियस है, ये इसमें जाइगोट है, इसको आप जाइगोट मानिए, ये 2x जाइगोट है। और ये इसका इलोंगेटेड पार्ट है, ये ट्राइकोगाइट कहलाती है, ये इसकी बीक है जो स्पर्मेशिया को रिसीव करती है। अब यहाँ पे इसके पास में जो सेल्स है वो आपको देखनी है। यहाँ पे ये जो आपको एक सपोर्टिंग सेल दिखाई देगा, ये सपोर्टिंग सेल जो है वो उस कार्पोगोनियम के नीचे पाया जाता है। इसके अलावा ये और भी कुछ सेल्स होते हैं जो स्टेराइल फिलामेंट कहलाते हैं। ये जो स्टेराइल फिलामेंट है, इनका ऐसा माना जाता है कि ये न्यूट्रिटिव पर्पस से ये पाए जाते हैं, इनका न्यूट्रिशन को ये सपोर्ट करते हैं, जो स्टेराइल फिलामेंट है। और बाद में ये ग्रोथ करके पूरी पेरिकार्प यानी जो अर्न शेप स्ट्रक्चर है उसकी वॉल जो है, जो सिंगल या 2 लेयर्ड की वॉल होती है जिसे पेरिकार्प कहते हैं, उसका निर्माण करेंगे। लेकिन ये भी बाद में डिवाइड होते हैं। अब देखिए सेकंड डायग्राम आप देखिए, ये कार्पोगोनियम है, ये ट्राइकोगाइट है, ये कार्पोगोनियम है। इसके नीचे अभी क्या है, सपोर्टिंग सेल है। एक तो सपोर्टिंग सेल है, सपोर्टिंग सेल के नीचे क्या है, बेसल स्टेराइल इनिशियल। पहले बेसल स्टेराइल इनिशियल बनता है और वो बेसल स्टेराइल इनिशियल सेल जो है वो डिवाइड होकर के बेसल स्टेराइल फिलामेंट का निर्माण करते हैं। अब पॉलीसाइपोनिया में बेसल स्टेराइल फिलामेंट है वो आपके 2 to 4 सेल होते हैं, यानी कि ये शॉर्ट होते हैं लेंथ के, जबकि लेटरल स्टेराइल फिलामेंट है वो आपके 4 to 10 सेल होते हैं, ये उसकी तुलना में ज्यादा लंबे होते हैं। तो नीचे सबसे पहले बेसल स्टेराइल इनिशियल है, ये बेसल स्टेराइल इनिशियल सेल है वो डिवाइड होकर के एक 2 to 4 2 या 4 कोशिकाओं का आपके बेसल स्टेराइल फिलामेंट का निर्माण करेंगे जो न्यूट्रिटिव सपोर्ट करता है। इसके बाद में फिर जो लेटरल स्टेराइल इनिशियल जो होते हैं वो भी डिवाइड करके लेटरल स्टेराइल फिलामेंट का निर्माण करेंगे। तो लेटरल स्टेराइल फिलामेंट मोस्टली कार्पोगोनियम के साथ जुड़ा होता है, इसलिए उसको कार्पोगोनियल फिलामेंट भी कहते हैं। तो ये जो संरचना भी यहाँ पे है अपने पास, एक कार्पोगोनियम है जिसमें जाइगोट है। अब जैसे ही जाइगोट बन गया, जाइगोट बनते ही ये आपका जो ट्राइकोगाइन है ये श्रिविंग हो जाता है, उसमें ये डिसअपीयर हो जाता है, तो ये अवशेष के रूप में पाया जाता है। अब ये क्या है, इसमें जाइगोट है, 2s ये जाइगोट है। अब इस जाइगोट में देखिए लेटरल इनिशियल डिवाइड होकर के लेटरल फिलामेंट का निर्माण हो गया, ये कार्पोगोनियल फिलामेंट के रूप में। ये बेसल स्टेराइल, ये आपके क्या है, बेसल स्टेराइल फिलामेंट है, ये डिवाइड होकर जैसे 2 सेल का है, फिर ये 3 या 4 सेल का हो जाएगा। अब इसके ऊपर सपोर्टिंग सेल है। अब ये आगे की बात क्या होगी कि सबसे पहले सपोर्टिंग सेल है, ये सपोर्टिंग सेल डिवाइड होगा और उससे 2 कोशिका बनेगी, एक सपोर्टिंग सेल ही रहेगी और दूसरी नई कोशिका बनेगी, उसका नाम है एक्सिलरी सेल, उसका नाम है एक्सिलरी सेल। अब अपने पास में जाइगोट एक्सिलरी सेल। अब ये जो सपोर्टिंग सेल से एक्सिलरी सेल बनी है, तो एक्सिलरी सेल की पोजीशन सपोर्टिंग सेल और कार्पोगोनियम के बीच में है, यानी ये कार्पोगोनियम के नजदीक है। और इसके नीचे सपोर्टिंग सेल है, सपोर्टिंग सेल के नीचे बेसल स्टेराइल फिलामेंट है और साइड में लेटरल स्टेराइल फिलामेंट है। ये स्ट्रक्चर अभी तक अपने पास में है। अब आगे क्या होगा वो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। आगे क्या होगा कि जो एक्सिलरी सेल बन रही है, ये एक्सिलरी सेल हैप्लॉइड होती है। स्टार्ट में ये एक्सिलरी सेल हैप्लॉइड होता है क्योंकि ये फीमेल गैमेटोफाइट का पार्ट है। तो जो हैप्लॉइड एक्सिलरी सेल है, इसके अंदर ये एक्सिलरी सेल इस कार्पोगोनियम के साथ में एक ट्यूबुलर कनेक्शन स्थापित करता है, इसमें एक ट्यूब बन जाती है। और इस ट्यूबुलर कनेक्शन स्थापित होने के पश्चात क्या होगा कि इस कार्पोगोनियम के अंदर जो जाइगोट है वो जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड होगा और उससे 2 सेल्स बनेंगे, यानी 2 न्यूक्लियाई बनेंगे। एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस तो उसके अंदर ही रहता कार्पोगोनियम में और दूसरा डिप्लॉइड न्यूक्लियस इस ट्यूबुलर कनेक्शन के थ्रू एक्सिलरी सेल में प्रवेश करता है। और एक्सिलरी सेल के नीचे सपोर्टिंग सेल है और उसके नीचे बेसल स्टेराइल फिलामेंट और लेटरल स्टेराइल फिलामेंट। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। अब आप आगे देखिए, एक चीज आपको और देखिए कि ये जैसे जैसे डिवाइड होकर के सेल्स बन रही हैं, वैसे वैसे ये लेटरल और बेसल स्टेराइल फिलामेंट है, ये भी डिवाइड होकर के
आगे बढ़ते रहते हैं, ये आगे की ओर बढ़ेंगे और इससे कि इसकी पेरिकार्प यानी भित्ति का निर्माण होगा सिस्टोकार्प का। अब आगे देखिए, यहाँ पे इतना डिटेल नहीं बताया गया है। अब आगे क्या होगा कि ये जो कार्पोगोनियम वाला पार्ट है, जैसे इसका एक न्यूक्लियस एक्सिलरी सेल में प्रवेश कर गया तो कार्पोगोनियम जो है वो लगभग समाप्त हो जाता है। उसके बाद में उसका कोई ज्यादा फंक्शन रेंज नहीं रहता है, ये लगभग डिसअपीयर हो जाता है। तो एक्सिलरी सेल, सपोर्टिंग सेल और इसके बाद में आपका ये जो स्टेराइल बेसल सेल्स हैं, ये सारी सेल्स मिलकर के इससे एक लार्ज सेल्स का निर्माण होगा। ये एक लार्ज सेल का निर्माण होता है जिसका नाम है प्लेसेंटल सेल। इन सभी के जोड़ने से प्लेसेंटल सेल का निर्माण होता है। कार्पोगोनियम, एक्सिलरी सेल, सपोर्टिंग सेल और ये आपके ये सब मिलकर के क्या बनता है, लार्ज प्लेसेंटल सेल बनती है। अब जब लार्ज प्लेसेंटल सेल बन गई तो उसमें केवल एक्सिलरी सेल का डिप्लॉइड न्यूक्लियस है वो ही डिवाइड होगा। वो माइटोटिकली डिवाइड होकर के अनेकों डिप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे और उसके बाद में इस लार्ज प्लेसेंटल सेल में जितने भी डिप्लॉइड न्यूक्लियस बने हैं, पहले डिवाइड होकर डिप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे। इसके बाद में इस प्लेसेंटल सेल जो होती है इससे कुछ इनिशियल्स निकलते हैं, छोटे छोटे उबार निकलते हैं, आउटग्राफ निकलती हैं और उससे कहते हैं गोनिमोब्लास्ट इनिशियल्स। उसको कहते हैं गोनिमोब्लास्ट इनिशियल्स। और प्रत्येक गोनिमोब्लास्ट इनिशियल के अंदर एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस है वो प्रवेश करता है। तो अब ये जो गोनिमोब्लास्ट इनिशियल है, यानी ये गोनिमोब्लास्ट इनिशियल फिर फर्दर डिवाइड होते हैं और उससे 2 या 3 कोशिकाओं के शॉर्ट गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट का निर्माण करेंगे। तो गोनिमोब्लास्ट इनिशियल के बाद गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट बनते हैं और गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट की टर्मिनल जो सेल होती है वो काम करती है कार्पोस्पोरेंजिया के रूप में। और उसका अंदर का जो कार्पोस्पोरेंजिया का जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के साथ में एक डिप्लॉइड कार्पोस्पोर में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी एक सिंगल कार्पोस्पोरेंजिया में एक सिंगल डिप्लॉइड कार्पोस्पोर का निर्माण होता है। तो ये किसमें हो रहा है, कार्पोस्पोरेंजिया बन रही है गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट में। अब उसके नीचे जो बाकी के जो प्लेसेंटल सेल थे वो प्लेसेंटल सेल और बेसल स्टेराइल फिलामेंट के साथ फ्यूज होकर के ये स्टॉक, इसका स्टॉक बन जाएगा, नीचे इसका स्टॉक बन जाता है। और बाकी लेटरल स्टेराइल फिलामेंट ये आगे बढ़ते जाते हैं और पूरा एक ऑर्नाशिफ्ट फ्रूटिंग बॉडी जैसे कार्पोस्पोर बन जाते हैं। कार्पोस्पोर के बनते बनते आपके पूरा एक घड़ीनुमा ये संरचना बन जाती है अनशेप्ड फ्रूटिंग बॉडी, जिसका डिस्टल एंड में यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, इसका नाम है ओस्टियोल। इस ओस्टियोल से ये कार्पोस्पोर जैसे बन जाएंगे, ये कार्पोस्पोरेंजिया है और इसके अंदर क्या बनेंगे, डिप्लॉइड कार्पोस्पोर। ये कार्पोस्पोर बन गए इसमें और ये फिर इसमें से बाहर आएंगे और इस ओस्टियोल से बाहर आएंगे। ये कार्पोस्पोर है वो पानी में विमुक्त हो गए, इनका लिबरेशन हो चुका है। तो अब यहाँ पे देखिए ये सारी घड़े जैसी संरचना जो बनी है जिसमें कार्पोस्पोर्स है, कार्पोस्पोरेंजिया है, ऑस्टियोल है, पूरी उसकी भित्ति है, ये स्टॉक से लगा हुआ है। ये किस पे है, फीमेल प्लांट के ऊपर है। तो ये सिस्टोकार्प कहलाता है। इसका नाम क्या है, सिस्टोकार्प। ये सिस्टोकार्प कहलाता है। ये हम आपको प्रैक्टिकल में भी करवाते हैं, आपको स्टडी करके देखना होता है। और ये सिस्टोकार्प है, ये पॉलीसाइपोनिया का थर्ड जो प्लांट है, कार्पोस्पोरोफिटिक फेज या कार्पोस्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करता है जो डिप्लॉइड होता है। और ये फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। ये फीमेल गैमेटोफाइट की ब्रांच है। तो ये होल स्ट्रक्चर सिस्टोकार्प आपको कहलाती है। इस पे शॉर्ट नोट भी आता है सिस्टोकार्प पे एग्जाम में, वो भी आप कर सकते हो। अब ये कार्पोस्पोर के जर्मिनेशन से क्या बनेंगे, ये बनेंगे आपके कार्पोस्पोर के जर्मिनेशन से नया जो फिलामेंट बनेगा जहां पे उसको आधार मिलेगा, ये डिवाइड होंगे। जर्मिनेटिंग कार्पोस्पोर है और वो यंग फिलामेंट फिर वो डिवाइड होकर के फर्स्ट प्लांट वापस बनेगा। ए सेक्सुअल टेट्रास्पोरोफाइट बनेगा क्योंकि ये डिप्लॉइड है। अब जो टेट्रास्पोरोफाइट है वो पानी में आपको ऐसा दिखेगा जैसे कि आपके मेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट है, वैसा ये पानी में दिखाई देता है। अब इसकी जो फर्टाइल ट्राइकोप्लास्ट होती है उसके अंदर आपको यहाँ पे इसकी जो पेरीसेंट्रल सेल्स है वहां पे ये चेन के रूप में इसका डिप्लॉइड न्यूक्लियस है वो टेट्रास्पोरेंजिया बनाता है। और ये टेट्रास्पोरेंजिया में मियोसिस यहाँ पे होगा ये, और मियोसिस से इसके अंदर आपके
एक टेट्रास्पोरेंजिया में 4 टेट्रास्पोर बनेंगे मेयोसिस के द्वारा। ये टेट्रास्पोरेंजिया है, इसका न्यूक्लियस डिप्लॉयड है, मेयोसिस हो गया और इसमें क्या बन गया, ये इसका वॉल है, इसके चारों तरफ ये जुड़े हुए और ये आपके बन गए टेट्रास्पोर। अब देखिए ये जो टेट्रास्पोर दिख रहे हैं यहाँ पे आपको एक साइड से 3 स्पोर्स दिख रहे हैं, ये 3 स्पोर आपको एक साइड से दिख रहे हैं, एक इसके पीछे है। तो एक टेट्रास्पोरेंजिया में कुल 4 टेट्रास्पोर है, 4 इसमें 4 इसमें, प्रत्येक में ये चैन के रूप में आपको पाए जाते हैं। तो ये व्यवस्था कहलाती है टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल शेप कहलाता है इसका अरेंजमेंट स्पोर का। तो ये स्पोर्स आर अरेंज्ड इन अ टेट्राहेड्रल शेप और इसके बाद में ये फ्री हो जाते हैं। तो ये जो 4 स्पोर है इसमें से 2 जो टेट्रास्पोर है वो मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करेंगे, 2 टेट्रास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से पुनः गैमेटोफिटिक प्लांट का डेवलपमेंट होता है और ये पूरा लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है। इसको अगर अपन आपको यहाँ पे ये कुछ बारीकी जो है कॉम्प्लेक्स ये जो पूरी प्रोसेस है यहाँ पे देखना है कि सपोर्टिंग सेल है, एक्सिलरी सेल कहाँ से डेवलप हो रहा है, कौन कौन सी सेल मिलकर के सपोर्ट प्लेसेंटल सेल का निर्माण होगा, फिर उससे जो आउटग्रोथ निकलेगी वो गोनिमोब्लास्ट इनिशियल कहलाएगा। गोनिमोब्लास्ट इनिशियल जितने भी है वो आगे डेवलप होकर के गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट बनाएंगे और गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट की टर्मिनल सेल्स है वो कार्पोस्पोरेंजिया के रूप में कार्य करती है। ये बहुत ही आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी दिमाग में आएगा। अब अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं पॉलीसाइफोनिया में तो आपको यहाँ पे देखिए ये 3 पेज अगर मैं बना रहा हूँ, ये आपके ये टेट्रास्पोरोफाइट है जो 2x है, ये आपका गैमेटोफाइट है जो x है और ये आपके कार्पोस्पोरोफाइट है, कार्पोस्पोरोफाइट है वो 2x है, एक दो डिप्लॉयड है एक हैप्लॉयड फेज है। तो टेट्रास्पोरोफाइट जो होगा ये पॉलीसाइफोनिया का जो प्लांट है इसके अंदर आपके टेट्रास्पोरेंजिया न्यूक्लियस 2 है, यहाँ पे मेयोसिस होगा, टेट्रास्पोर बनेंगे। तो टेट्रास्पोर 4 है, इसमें से दो टेट्रास्पोर मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करेंगे, 2 टेट्रास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे ये जैसे मेयोसिस हो गया और टेट्रास्पोर बन गए, ये इसकी हैप्लॉयड फेज स्टार्ट हो गई है। मेल गैमेटोफाइट है, इस पे स्पर्मेशिया का निर्माण होगा, स्पर्मेशिया बनेंगे और फीमेल प्लांट में ओवम बनेंगे यानी कार्पोगोनियम और इन दोनों के अंदर स्पर्मेशिया कार्पोगोनियम का फर्टिलाइजेशन होगा, यूनियन ऑफ सेल्स और उसके बाद में इसमें जाइगोट का निर्माण होगा। ये जाइगोट आपका कार्पोस्पोरेटिक फेज की फर्स्ट सेल है जाइगोट और जाइगोट 2x है। जाइगोट के अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चाहिए जिससे कि क्या बन गया सिस्टोकार्प और सिस्टोकार्प के अंदर आपके कार्पोस्पोर्स बनते हैं और ये कार्पोस्पोर के जर्मिनेशन से पुनः टेट्रास्पोरोफाइट का निर्माण होते हैं। तो ये जो लाइफ साइकिल है वो आपके ट्राइफेजिक डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल कहलाता है और उसमें 3 आपको डिस्टिंक्ट जो जनरेशन है वो फर्स्ट एसेक्सुअल टेट्रास्पोरोफिटिक फेज, सेकंड हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज जिसमें मेल और फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग है और थर्ड जनरेशन जिसमें स्मॉल जो सिस्टोकार्प के रूप में जो है वो आपका कार्पोस्पोरोफाइट है जो अगेन 2x है। तो दिस इज ऑल अबाउट कार्पोस्पोर पॉलीसाइफोनिया लाइफ साइकिल और नेक्स्ट जो है अपन एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, बाकी लगभग सारा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।